हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। स्टेटमेंट: अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, it is impossible to measure the momentum, that is velocity, and position of the particles simultaneously with accuracy. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक जो मोमेंटम और पोजीशन है पार्टिकल का, उसको हम एक्यूरेसी से साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमें पार्टिकल के मोमेंटम के बारे में पता है तो उसके पोजीशन के बारे में हमें कुछ पता नहीं होगा। जो अनसर्टेनिटी है, जो श्योरिटी नहीं है पोजीशन में, वो बहुत ही ज़्यादा होगा। एंड उसी तरीके से अगर हमें पार्टिकल की पोजीशन के बारे में पता है तो उसके मोमेंटम के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होगा एट द सेम टाइम। और मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। मास कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और जो पोजीशन है पार्टिकल का, उसको साइमल्टेनियसली मेजर करना विद एक्यूरेसी इम्पॉसिबल है। The product of uncertainties in position and momentum is equal to or greater than Planck's constant, or h upon 2 pi or h upon 4 pi, where delta x dot delta p is equal to or greater than h. A more exact derivation: delta x dot delta p is equal to or greater than h upon 2 pi, where delta x is the uncertainty in position and delta p is the uncertainty in momentum. हम सपोज करते हैं जो डेल्टा x है वो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में, और जो डेल्टा p है वो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम में। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट के, या वो जो है प्लैंक्स कांस्टेंट से ज़्यादा आएगा। और यहाँ पे हम प्लैंक्स कांस्टेंट के जगह पे h बार यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई के बराबर होता है। और इस प्लैंक्स कांस्टेंट के जगह पे हम h बार अपॉन 2 भी यूज़ करते हैं। और इन दोनों टर्म्स का यूज़ क्यों होता है? ताकि जो एरर है वो कम हो, हमें जो है एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिले, इसलिए यूज़ करते हैं। ठीक है। From equation number first, it is evident that if we try to measure the position of particle with utmost accuracy, that is delta x tends to 0, the corresponding uncertainty in momentum becomes very large. Delta p tends to infinity. Delta p is equal to or greater than h upon delta x. Delta p is equal to or greater than h upon 0. Delta p is equal to or greater than infinity and vice versa. हमें पता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक डेल्टा x डॉट डेल्टा p जो है वो इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अगर हम डेल्टा p निकालेंगे तो डेल्टा p बराबर आएगा h डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये जो डेल्टा x है वो यहाँ डिवाइड में गया है। अगर हम डेल्टा x के जगह पे 0 पुट करेंगे, यानी कि जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में वो 0 है, यानी कि पोजीशन के बारे में हमें एग्जैक्ट पता है, तो डेल्टा p जो है वो बराबर आएगा h डिवाइडेड बाय 0। और हमें पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 जो है वो इन्फिनिटी होता है। तो डेल्टा p बराबर आएगा इन्फिनिटी के या उससे ज़्यादा आएगा। तो इससे हम कह सकते हैं अगर जो डेल्टा x है वो 0 होगा तो जो डेल्टा p है वो इन्फिनिटी होगा या इन्फिनिटी से ज़्यादा होगा। यानी कि अगर हमें पोजीशन के बारे में एग्जैक्टली पता है तो हमें मोमेंटम के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर हमें मोमेंटम के बारे में एग्जैक्टली पता है तो हमें पोजीशन के बारे में कुछ पता नहीं होगा। Its extension to energy and time. The time-energy uncertainty principle states that it is impossible to determine the energy and time of particles simultaneously with a desired accuracy. तो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो पोजीशन और मोमेंटम पर ही अप्लाई नहीं होता है, बल्कि एनर्जी और टाइम पर भी अप्लाई होता है। तो जो टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो ये कहता है
कि एनर्जी और टाइम जो है पार्टिकल का, उसको डिज़ायर एक्यूरेसी से एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली हम मेजर नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमें एनर्जी के बारे में पता है तो टाइम के बारे में पता नहीं होगा, एंड अगर हमें टाइम के बारे में पता है तो एनर्जी के बारे में पता नहीं होगा। Let delta E be the uncertainty in energy and delta T be the uncertainty in time. Then delta E dot delta T is equal to or greater than H. A more exact derivation, delta E dot delta T is equal to or greater than H upon 2 pi. Delta E dot delta T is equal to or greater than H upon 4 pi. तो जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है एनर्जी और टाइम के लिए, उसका ये जो फॉर्मूला है वो ये है कि डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। और प्लैंक्स कांस्टेंट की जगह पे हम रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि h अपॉन 2 पाई है उसको यूज़ कर सकते हैं, या h अपॉन 4 पाई जो है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कंक्लूजन। The uncertainty principle is applicable to all objects, but its consequences are significant only for minute particles of microscopic size as electrons, protons, neutrons, etc. Because in case of macroscopic large size objects, the uncertainties in the measurement of these quantities are so large that their product exceed the value of Planck's constant h by many orders of magnitude. जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो सारे ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल है, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उन सारों पर जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है। लेकिन ये जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो छोटे पार्टिकल्स है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के केस में सिग्निफिकेंट है, ज़रूरी है। जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है उसका अगर हम अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इनटू अनसर्टेनिटी इन टाइम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो उसका वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा आता है प्लैंक्स कांस्टेंट से। Thus, due to the smallness of Planck's constant, the uncertainty principle becomes meaningless for measurements in connection with macroscopic bodies. जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो एक छोटा सा टर्म है, तो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो मीनिंगलेस हो जाता है जब मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ को, जो लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स है उसको हम कंसिडर करेंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उन सारों पे अप्लाई होता है। लेकिन ये जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, छोटे पार्टिकल्स के लिए सिग्निफिकेंट है, और जो बड़े बॉडीज़ है, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ है, उसके लिए ये जो प्रिंसिपल है वो मीनिंगलेस है। हम सपोज करते हैं दो वेव्स है, एक ये वेव है और ये जो है दूसरा वेव है जिसका एम्पलीट्यूड तो सेम है लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो डिफरेंट है। तो ये दोनों वेव्स जब सुपर इम्पोज होगा, ऐड होगा, तो हमें मिलेगा ये वाला वेव, और इसको हम कहते हैं वेव पैकेट। इसको हम कहते हैं वेव पैकेट, जो कि है ग्रुप ऑफ वेव्स के कॉम्बिनेशन से बना है। और जो पार्टिकल है वो इस डिस्टेंस में प्रेजेंट होगा, यहाँ से यहाँ तक जो वेव पैकेट है उधर कहीं प्रेजेंट होगा। उसका एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं है और उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से। और ये जो है वो नोड्स है, x1 हम नाम लगाते हैं नोड्स पे जो एम्पलीट्यूड है वो 0 होता है, x3, और इन दोनों नोड्स के बीच में जो है पार्टिकल कहीं प्रेजेंट होगा जिसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। उसका एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं है, तो डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। फिर उसके बाद आता है डेरिवेशन। Consider two waves of same amplitude but of slightly different frequencies, nu1 and nu2, and slightly different wavelength, lambda1 and lambda2, superimpose and form a wave packet. The angular frequencies are omega1 is equal to 2 pi nu1 and omega2 is equal to 2 pi nu2, and propagation vectors are
k1 is equal to 2 pi upon lambda 1 and k2 is equal to 2 pi upon lambda 2। हम कंसिडर करते हैं दो वेव्स जिसका एम्पलीट्यूड सेम है दोनों का, लेकिन उसका जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी डिफरेंट है। तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो भी डिफरेंट होगा और जो प्रोपगेशन वेक्टर्स है वो भी डिफरेंट होगा। और ये दोनों वेव जो है वो सुपर इम्पोज करता है, कंबाइन होके हमें देता है वेव पैकेट। ठीक है, क्या देता है? वेव पैकेट। ये है वेव पैकेट। These waves are represented by psi1 is equal to a sin omega 1t minus k1x, psi2 is equal to a sin omega 2t minus k2x. The equation of the wave packet obtained due to their superposition will be, और जो wave packet का equation है जिसको हम psi से डिनोट करेंगे, और ये जो है इन दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन से बना होगा, वो होगा psi1 प्लस psi2 के बराबर। ये दोनों वैल्यू के सम के बराबर होगा। तो जो साई है वो आएगा ए साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस ए साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। वी नो दैट साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, यहाँ पर ए जो है दोनों टर्म के साथ प्रेजेंट है, तो ए को हम बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, अंदर बचेगा साइन ओमेगा 1t माइनस k1x साइन प्लस साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। और हमें पता है जो साइन ऑफ ए, इसको हम कंसिडर करेंगे a, और ये जो एंगल है वो होगा b। तो साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी बराबर आता है 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो बन जाएगा a इज इक्वल टू 2a। ए एम्पलीट्यूड पहले से था, 2 इज इन फॉर्मूला। साइन ऑफ ए जो है ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस ओमेगा 2t माइनस k2x डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आएगा, एंड कोस ए माइनस बी अपॉन 2 का फॉर्मूला यहाँ पे डाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ओमेगा 1t ओमेगा 2t है, तो हम t को कॉमन निकाल सकते हैं, तो आएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। और उसी तरीके से ये दोनों में x कॉमन है, तो x को हमने कॉमन निकाला है, और सिमिलरली यहाँ पे t को कॉमन निकाल के जो टर्म बचता है उसको लिखा है, और x को भी कॉमन निकाला है फॉर्मूला में। अगर हम रिप्लेस करेंगे डिफरेंस को, यानी कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 के जगह पे डेल्टा ओमेगा पुट करेंगे, और k1 माइनस k2 के जगह पे डेल्टा k पुट करेंगे, और जो एवरेज है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 को हम ओमेगा पुट करेंगे, और k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई 2 को हम k2 पुट करें इक्वेशन नंबर सेकेंड में, तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म। मतलब यहाँ पे हमें पुट करना है ओमेगा, और यहाँ पे k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई 2 की जगह पे पुट करना है k, और यहाँ पे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की जगह पे हमें डेल्टा ओमेगा पुट करना है, और k1 माइनस k2 की जगह पे डेल्टा k पुट करना है। इक्वेशन नंबर सेकेंड बन जाएगा, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब कॉस को हम पहले लिख सकते हैं और साइन को बाद में लिख सकते हैं, तो वही किया है, 2a कॉस ऑफ डेल्टा ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल्टा k अपॉन 2x साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx, और वो है इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड इज द इक्वेशन फॉर वेव पैकेट, और ये जो है वेव पैकेट का इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर थर्ड। जनरली जो वेव का इक्वेशन है वो होता है एम्पलीट्यूड, साइन और उसका एंगल, हम लिखते हैं ओमेगा t माइनस kx। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ओमेगा t माइनस kx है, उसके आगे आएगा उसका एम्पलीट्यूड, यानी कि ये वाला जो टर्म है वो उसका एम्पलीट्यूड है वेव पैकेट का इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो ऑब्वियसली द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट इज, तो जो एम्पलीट्यूड होगा वेव पैकेट का वो बराबर आएगा, ये वाला टर्म वही लिखा है, ये वाला टर्म। नोट्स किसे कहते हैं? नोट्स उस जगह को कहते हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 होता है।
एट नोट्स ऑफ द वेव पैकेट द एम्पलीट्यूड शुड बी 0। तो नोट पे जो एम्पलीट्यूड है वो 0 होना चाहिए, यानी कि ये वाला जो टर्म है वो 0 के बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे किया है। तो जब ये वाला टर्म जो है एम्पलीट्यूड 0 के बराबर होगा, हमें पता है 2 तो 0 के बराबर होता नहीं है, और ये वाला जो एम्पलीट्यूड है वो भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये जो एंगल बचता है कॉस डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 टी माइनस डेल्टा के अपॉन 2x जो है वो 0 के बराबर होगा। और हमें ये भी पता है जो cos ऑड नंबर इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 जो है वो हमेशा 0 होता है, ये फॉर्मूला है। तो इधर हम 0 के जगह पे cot 2n+1 पाई डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, जहाँ पे 2n+1 जो है वो एक ऑड नंबर है। यहाँ पर भी cos, यहाँ पर भी cos कैंसिल, ये जो टर्म है वो फिर जो बचता है उसको हमें लिखना है। अगर हम दो नोट्स कंसिडर करेंगे x1 और x2, तो यहाँ पे x1 और x2 लगा के हमें दो इक्वेशन मिलेगा, और यहाँ पर 2n+1 जो है वो एक ऑड नंबर है, वो भी चेंज होगा। सपोज हमने एक की जगह पे x1 पुट किया, तो यहाँ पे हम 2n+1 ही लिखेंगे, और दूसरा इक्वेशन में जहाँ पे हमने x2 पुट किया, यहाँ पे हम 2n+3 लिख सकते हैं, जो कि एक ऑड नंबर है, और 1 के बाद जो दूसरा ऑड नंबर है वो 3 होता है, तो हम लिख सकते हैं। और ठीक है, कंसेक्यूटिव नोट्स का पोजीशन है अगर x1 और x2, तो मैंने पहले कहा था हमें दो इक्वेशन मिलेगा, एक पे हमें x1 लगाना है 2n+1 और दूसरे पे x2 पे 2n+3 लगाना है, और ये है इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 में से 4 को बाहर निकालना है। तो पहले लेफ्ट साइड पे ये वाला टर्म हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है माइनस ये वाला टर्म इज इक्वल टू, ये वाला टर्म लिखेंगे माइनस ये वाला टर्म, ठीक है, और माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो ये दोनों सेम है, साइन डिफरेंट है, हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, 0 आएगा इन दोनों की जगह पे, और जो चीज़ बचती है उसको हमने यहाँ पे लिखा है माइनस डेल्टा के अपॉन 2 x2 प्लस डेल्टा के अपॉन 2 x1, और इन दोनों टर्म में 2n जो है दोनों में कॉमन है, हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 3 पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2, तो हमें मिलेगा 2 पाई अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल, बचेगा पाई, और यहाँ पे डेल्टा के अपॉन 2 जो है दोनों में कॉमन है, बाहर निकालेंगे, अंदर आएगा x1 माइनस x2, और x1 माइनस x2 की जगह पे हम डेल्टा x लिख सकते हैं, where डेल्टा x इज़ द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। जो पार्टिकल का अनसर्टेनिटी है पोजिशन में वो है डेल्टा x। हमने अभी फिगर में किया था जो वेव पैकेट है वो इधर इस डिस्टेंस को हम डेल्टा x कहते थे, और इधर आता था x1 नॉट और यहाँ पे x2 नॉट। तो हमारा डेल्टा k इंटू डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पाई आएगा, यानी कि डेल्टा k इंटू डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पाई आएगा। एंड अगर हम डेल्टा x को वन साइड पे रखेंगे तो आएगा डेल्टा x इज इक्वल टू 2 इस साइड जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई डेल्टा k, और ये है इक्वेशन नंबर 6। हमें पता है जो प्रोपगेशन वेक्टर है k है वो बराबर आता है 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है, और लैम्डा डी ब्रोकली के मुताबिक बराबर आता है h डिवाइडेड बाई p। तो p जो है वो ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा 2 पाई p डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे k जो है वो k बराबर आता है 2 पाई p डिवाइडेड बाई h, यहाँ पे दिया है। एंड अगर हम चेंज करेंगे डेल्टा k, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई h तो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, डेल्टा p आएगा। तो डेल्टा k इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई h इंटू डेल्टा p, और इस वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 6, ये जो इक्वेशन है इधर पुट करना है।
तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। इसको अगर हम इस साइड मल्टीप्लिकेशन में डालेंगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। अ मोर सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ द अबव इक्वेशन इज, तो एच की जगह पे मैंने आपको पहले भी कहा था हम h/2 वो लिख सकते हैं, और वो उससे ज़्यादा भी आ सकता है, सिर्फ इक्वल नहीं है। और h/4 भी हम लिख सकते हैं, वो एरर को कम करने के लिए है। अदरवाइज डेरिवेशन जो है वो यही है, which is the required expression of Heisenberg Uncertainty Principle। और ये जो है Heisenberg Uncertainty Principle का required expression है। Heisenberg Uncertainty Principle है, उसको हम in terms of energy और time भी निकाल सकते हैं। Let E be the energy of the particle having mass m and velocity v, then E is equal to 1/2 mv²। हम कंसिडर करते हैं E जो है वो पार्टिकल का एनर्जी है जिसका मास है m और वेलोसिटी है v। तो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर आता है 1/2 mv²। एंड अगर हम ऊपर और नीचे दोनों m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा m² डिवाइडेड बाय m, वही है E is equal to m² v² डिवाइडेड बाय 2m। और मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो m² v² होगा मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। एनर्जी जो है वो बराबर आता है p² डिवाइडेड बाय 2m। एनर्जी में चेंज करेंगे तो आएगा डेल्टा E, और 1/2m कांस्टेंट है वैसे ही आएगा, और p² का जो है डेरिवेशन होगा, ठीक है, तो आएगा 2p डेल्टा p, ठीक है। तो वही यहाँ पे है 2p डेल्टा p डिवाइडेड बाय 2m। 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा p डेल्टा p डिवाइडेड बाय m, जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। v जो है वो बराबर आता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। टाइम को इस साइड लाएंगे और वेलोसिटी को नीचे लाएंगे तो आएगा डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन v। इक्वेशन नंबर सेकेंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड वी गेट, जो लेफ्ट साइड पे टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा E डॉट डेल्टा t, और जो राइट साइड पे टर्म्स है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे p डेल्टा p अपॉन m इंटू डेल्टा x अपॉन v। तो वो बराबर आएगा डेल्टा E डॉट डेल्टा t इज इक्वल टू, p जो है वो मोमेंटम है उसकी जगह पे हम मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी डेल्टा p अपॉन m डेल्टा x अपॉन v। v ऊपर भी है नीचे भी है कैंसिल, m ऊपर भी है नीचे भी है कैंसिल, तो डेल्टा E डॉट डेल्टा t जो है डेल्टा p डॉट डेल्टा x के बराबर आता है, लेकिन जो डेल्टा p डॉट डेल्टा x है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन आता है h बार अपॉन 2। तो ये वाला जो टर्म है उसकी जगह पे हम डेल्टा E डॉट डेल्टा t लिख सकते हैं क्योंकि वो दोनों इक्वल है, तो आएगा डेल्टा E डॉट डेल्टा t इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h क्रॉस अपॉन 2, where delta E is the uncertainty in energy and डेल्टा t इज़ द अनसर्टेनिटी इन टाइम, जहाँ पे डेल्टा E जो है वो अनसर्टेनिटी है एनर्जी में और जो डेल्टा t है वो अनसर्टेनिटी है टाइम में।